नहीं बच्चे आएंगे, शुरू करें अपन। चलिए, बाकी बच्चे ज्वाइन होते रहेंगे, अपन शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपका करंट टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट संडे टेस्ट में भी यही आएगा, मतलब ये संडे नहीं, कमिंग के आगे वाला जो कमिंग है वो संडे को बाइनोमियल थ्योरम आएंगे। मतलब है अभी 13-14 दिन आपके पास, तो तैयारी जोरदार करें। और हाँ बोलिए सर, आज के टेस्ट में क्या आ रहा था? आज कौन सा टेस्ट है भाई? मानकापुर ब्रांच पे है ना, 12 बजे। मेरे को आइडिया नहीं, नो आइडिया अबाउट द टेस्ट। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट है आपका, कल जो आपने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम में, वो मिडिल टर्म हमने पढ़ा कि मिडिल टर्म इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्स। व्हेन इंडेक्स इज इवन, जब इंडेक्स इवन होगा तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म जिसका वैल्यू n/2 + 1th टर्म होता है। और जब इंडेक्स ऑड होगा तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, एक n-1/2 + 1th टर्म और एक n+1/2 + 1th टर्म। दीज आर दी टू मिडिल टर्म। तो इंडेक्स पे सब कुछ डिपेंड करेगा। और इसमें एक खास बात आपको बताई थी कि इफ देयर एग्जिस्ट टू मिडिल टर्म्स, यदि दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन देयर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, तो उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट टू मिडिल टर्म्स, देन देयर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। और इसको आपको पास्कल ट्रायंगल से भी बताया था। और एक मिडिल टर्म है तब उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट हाईएस्ट हो। दूसरा पॉइंट आपने नोट में लिखा था, द मिडिल टर्म हैज द हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की आएगी। अब वो मिडिल टर्म आपको ऑड इंडेक्स से मिलते हो या मिडिल टर्म आपको इवन इंडेक्स से मिलते हो। तो इसी पर बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं और साथ में आज एक नया टॉपिक अपन इसमें ऐड, पुराने टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन प्लस नया टॉपिक अपन इसमें कुछ करेंगे ऐड। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x⁻10। फर्स्ट क्वेश्चन, the question is find middle term in the expansion of x + 1/x⁻10। तो देखिए, आपको बताया जैसा, वेरी गुड मॉर्निंग क्रिस गोरे, जैसा आपको बताया था कि यदि इंडेक्स इवन है तो एक ही आपका मिडिल टर्म होगा। तो सॉल्यूशन में जब अपन इसका मिडिल टर्म लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म आएगी वो मिडिल टर्म क्या आएगा बेटा? डी। इस 10 का आधा मतलब 5 + 1th टर्म, मतलब 6 टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। और अपन 6 टर्म का जब वैल्यू लिखेंगे तो 10, 3, 5, जैसा आपको बताया था हर जगह आधा कर देना है। फर्स्ट टर्म के पावर 1/5 और सेकंड टर्म के पावर भी 1/5। तो ये x⁻5 पूरा कट जाता है। ओनली वी गेट 10c5 and the value of 10c5 is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5, 4, 3, 2, 1।
और अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये 4 2 या 8 कैंसिल कर दिया और 3 2 या 6 कैंसिल कर दिया, 5 2 या 10 कैंसिल। उसके बाद आपके पास 18 इंटू 14 बचा, इसको कैलकुलेट कर दिएगा कितना आएगा, 252 बताइए, 252। 14 इंटू 18 is 252, 252 is the करेक्ट आंसर। वैसे तो 10C5 ही आंसर में दिया था, लेकिन सिंप्लीफाई करके भी आपको बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन दी सोल्यूशन कि आपको ऑप्शन क्या 252 दिया है, हो सकता है आपको ऑप्शन 10C5 भी दिया, यहाँ पर भी रोक सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिए होंगे तो फिर डिजिट्स में भी जाके रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दिस इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता भाई मैं आपको बताता हूँ मिडिल टर्म, और उसमें एक अपन नई बात आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ही, तो अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एंड द क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, फाइंड मिडिल टर्म in the expansion of x plus 1 upon x raised to the power 2। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आप n की जगह पर 5 लिखोगे तो यहीं पर पहुंच जाएंगे, दोनों सर क्वेश्चन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो 2n हाँ 2n, ये 2n लिखा हुआ। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म इट इज ट्वाइस इसका आधा प्लस 1, मतलब n + 1 टर्म इसका मिडिल टर्म। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर जगह आधा आधा कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2nCn, फर्स्ट टर्म के पावर n, सेकेंड टर्म के पावर n, तो ये भी कट जाता है, ये भी वही आता है 2nCn। ठीक है, n की जगह 5 डालोगे तो 10C5 आ जाएगा, वही चीज आ रही। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जैसे आपने इसको कैलकुलेट करके ये बना दिया 252, ठीक है, जैसे इसको कैलकुलेट करके आपने 252 बनाया, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, और हो सकता है आपको ऑप्शन में इसको सिंप्लीफाई करके दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब भाई 2nCn का मतलब क्या होता है, 2nCn आपको मैंने बहुत पहले, इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर आ जाएं सभी लोग, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2nCn को मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ फर्दर। हो ये भी सकता है कि आपको 2nCn दिया हो ऑप्शन में, आप उसको टिक कर दीजिए, खत्म हो गया। हो ये भी सकता है कि 2nCn नहीं दिया होगा, तो उसको वैल्यू को सिंप्लीफाई करके दिया होगा। मतलब जो इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। 2nCn की जो वैल्यू है, मिडिल टर्म आपसे पूछा था ना, x + 1/8। चलिए देखिए, एक बात आप यहाँ पर समझें, सभी लोग आ गए बोर्ड पर, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया वैसे ही यहाँ। अब मैं आपको एक चीज बहुत पहले समझा चुका हूँ कि जब ये जो NCR टाइप का है, इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कैसे करते हो, मैंने आपको NCR का फॉर्मूला बताया हुआ है। NCR अपन कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, NCR इसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये NCR के लिए फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला। कभी भी आपको ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को एक्सपैंड करना होगा, वैल्यू निकालनी होगी,
तो ऑलवेज वी यूज दिस। और याद रखना बहुत इजी है, इसको याद कैसे रखोगे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को सबट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। सिंपल है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को सबट्रैक्ट करके फैक्टोरियल। तो ये चीज अपन यहाँ पर अब लगा रहे हैं। तो नाउ देखिए, एक तो बात अपनी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब लेकिन इस फॉर्मूला से मैं 2n को एक्सपैंड कर रहा हूँ, वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो क्या लिखा है अपन ने फॉर्मूला बेटा? 2n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो n फैक्टोरियल, और नीचे वाले का फैक्टोरियल, यही आएगा। ठीक है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा और देखिए भाई, 2n फैक्टोरियल का मतलब समझते हो आप? यस सर समझते हैं। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 2n से एक कम, 2n से एक और कम, और एक और कम, 6 5 4 3 2 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक लिखिए। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसको। नीचे अपन हाथ नहीं लगा रहे बेटा, नीचे अपन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ही लिखे। नीचे हमने कोई हाथ नहीं लगाया, नीचे वाले को एज सच रखा है, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं? अब न्यूमरेटर में ये जितने भी टर्म्स लिखे हैं उसमें आधे इवन है और आधे ऑड है। तो हम इवन वालों को अलग कर ले रहे हैं। मतलब जैसे ये 2n इवन हो जाएगा, फिर 2n - 2 इवन होगा, फिर 6 इवन होगा, 4 इवन होगा, 2 इवन होगा, है ना? जैसे 2n का मतलब मान लो जैसे 20 है, यहाँ पर 20 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो आपको ये पता है कि 10 नंबर उसमें ऑड होंगे और 10 नंबर उसमें इवन होंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इवन वाले अलग कर लो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना? 20 फैक्टोरियल तक ये 20 नंबर होंगे जो इवन होंगे। तो अपन इवन वालों को मैंने ऊपर डॉट लगा रखा है। ठीक है, ये इवन वाले अलग लिख ले रहे हैं, ऑड वाले अलग लिख ले रहे हैं। इवन वाले जब आप लोगे तो टोटल कितने हैं? 2n है, और जितने ये इवन है वो इवन n है, और ऑड भी n है। n इवन नंबर्स हैं, n ऑड नंबर्स हैं। हर इवन नंबर्स में से एक 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 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 और 2 कॉमन यहाँ से आएगा। कितने 2 कॉमन आएंगे? n 2 कॉमन आएंगे, है ना? क्योंकि कितने इवन नंबर्स हैं? n इवन नंबर्स हैं। जैसे मेरे पास यदि 10 इवन नंबर है, हर इवन नंबर में से एक 2 कॉमन लूं तो कितने 2 बाहर आएंगे? 10 2 बाहर आएंगे। ऐसे यहाँ पर n इवन नंबर्स हैं, n ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो कितने 2 बाहर आएंगे? 2 पावर n। तो यहाँ पर जो भी इवन नंबर्स हैं उनमें से मैंने 2 2 2 2 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? 2 पावर n बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 2n से 2 कॉमन ले लिया तो n बचेगा, इससे 2 कॉमन ले लिया तो n - 1 बचेगा, और ऐसे 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 6 से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। यार, और अब जितने भी ऑड नंबर बचे हैं वो लिखते हैं। ऑड नंबर कौन कौन से बचे बेटा? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, और 2n - 1 तक ऑड नंबर बचे। ठीक है, ऑलमोस्ट वी डन आवर रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आ चुका है, इतना आपको याद करना है। अब देखिए ये क्या लिखा है बेटा? ये 1 2 3 अप टू n, n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, मतलब ये तो n फैक्टोरियल होता है। तो ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कट जाएगा, जो बचा वो फाइनल आंसर बचा। क्या बचा अब सर? अब बचा है हमारे पास 1 3 5 2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल और इनटू 2, ये बचा है। एंड दिस इज द आंसर। तो हो सकता है आपको आंसर यहाँ पर दें, हो सकता है आंसर आपको यहाँ पर दें, और मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप 2n cn की वैल्यू इतनी लर्न करें, आगे बहुत जगहों पर काम आएगी आप। ठीक है, तो मैं अगले पेज पर इसको बकायदा पूरे अच्छे से लिख दूंगा। तो फिलहाल हमने 2 क्वेश्चन करे कल की थ्योरी पर बेस्ड। एक तो मिडिल टर्म का ये क्वेश्चन था, जब भी इंडेक्स इवन आएगा हर जगह आधा कर देना,
मतलब 10c5 फर्स्ट टर्म का पावर 5 सेकंड टर्म का पावर 5, ये देखो ये कर दिया। अब बचा 10c5, उसको कैलकुलेट करके 252 निकाल दिए, उसको कैलकुलेट करके 252 निकाल दिए। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 10 की जगह 2n ले लिया, तो इसका भी कोएफिशिएंट 2n आएगा। अब ये 2n की जो वैल्यू है, आपने डॉट क्यों लगाए, कहाँ पर? अच्छा डॉट बेटा याद रखने कौन कौन सी इवन नंबर है, तो ये वाला नंबर इवन है, इस पर डॉट लगाया था। अब हटा देता हूँ डॉट, ये नंबर इवन था, एक एक छोड़ के इवन इवन नंबर मिलेंगे ना, फिर 6 फिर 4, फिर इवन नंबर्स को पहचानने के लिए डॉट लगाए थे। सर लास्ट सेकंड स्टेप फिर से समझाओ। लास्ट सेकंड स्टेप में आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली पेज पे समझा दूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। ये स्टेप एक बार फिर से समझ लो आप। एक मिनट। क्या बोल रहे हो बेटा? एक मिनट सर, एक मिनट। लेफ्ट हैंड चलो चले मितवा। हो गया? हो गया सर, हो गया। देखो भैया, भाइयों और उनकी बहनों, बोर्ड पर नजरें, ये मेरे को बोला है कि सर एक बात तुझे समझाना। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको मैं डायरेक्ट याद रखने को बोला हूँ कि कभी भी 2NCN का वैल्यू लिखने आगे से आएगा तो आप क्या लिखोगे, 1 into 3 into 5 सारे 8 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और इनटू 2 पावर n। ये रिजल्ट है, इसको याद रखना, ठीक है? इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है वेरिफिकेशन में, वो भी बता देता हूँ एक बार। भाई 2NCN कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2NCN का वैल्यू सर ये होता है, अपन इस बार 2NCN लेके चलेंगे, इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब 2n फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हो, ऊपर 2n फैक्टोरियल बनेगा, तो वो क्या होगा बेटा, सब वो होगा पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 अप टू 2n। यही होगा ना 2n फैक्टोरियल? हाँ सर यही होगा। नीचे वाले को कुछ नहीं किया, वैसे ही रख के चल रहे हैं, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है? पहला स्टेप समझ गया, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब मेरा बेटा इसमें कहा है कि इवन को अलग कर लो, ऑड को अलग कर लो। इवन इवन कौन से हैं? तब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और ऐसा 2n तक आएगा। और ऑड कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2n माइनस 1। इवन अलग कर दिए, ऑड अलग कर दिए, नीचे वाले को कोई हाथ नहीं लगाया, उसको ऐसे करो, ठीक है? अब मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ बेटा, प्रोडक्ट है ना, तो इसमें से एक 2 आएगा कॉमन, फिर इसमें से एक 2 कॉमन आएगा, फिर इसमें से एक 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन, कॉमन 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 कॉमन, और ऐसे n नंबर में से हर नंबर में से 2 कॉमन लेंगे, हर नंबर में से 2 कॉमन लेंगे, तो टोटल कितने 2 बाहर आएंगे? तो 2 पावर n बाहर आएंगे। अंदर क्या बचेगा, इसने एक 2 दे दिया तो 1 बचा, इसने भी 2 दे दिया तो 2 बचा, इसने भी 2 दे दिया तो 3 बचा, इसने भी 2 दे दिया तो n बचा। और ये 1 3 5 अप टू n माइनस डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, सर डिवाइडेड बाय है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो बेटा ये तो पढ़ गया, क्योंकि ये भी तो n फैक्टोरियल ही होता है, अगले स्टेप में इसको n फैक्टोरियल लिखना, इसको काट देना। अच्छा सर अब समझ गया। और अब ये जो है, ये केवल ऑड ऑड नंबर बचे, नीचे n फैक्टोरियल था और इधर पावर n था, एंड 2 खत्म हो गया।
हाँ सर समझ गया, ओके। आप बोल रही हैं सृष्टि जी, समझ गया। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, अरे पूछ लो, मन में मत रखो। सर डोंट रब। अरे ये वाला तो हो गया होगा, वो नहीं हटा रहा। सर नीचे वाला होने का है। जल्दी कर लो, जल्दी सर कर इसके ले। आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या? क्या बोले बेटा? इसके आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्या? इतना चाहिए क्या? बस अब इसके आगे क्या करोगे, तो नंबर का प्रोडक्ट बन गया है ना, इसके आगे नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है। आपको ऑप्शन में ये रिजल्ट बहुत जगहों पर बना हुआ दिखता है, तो आप इतना ही सिंप्लीफाई करना, क्योंकि इसके बाद तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की एन कितना, जैसे एन 5 दिया है, तो यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आएगा, ये कितने और नेचुरल नंबर बनेंगे, 5 और नंबर, कौन कौन से, 1 3 5 7 9 पे खत्म हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 पावर 5 हो जाएगा, और नीचे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। तो इससे फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। अरे हो गया देश के होरहान छात्रों। यस सर डन। ओके सर, तो भाई तो आपको बोलता हूँ ना, आप इसको तैयार करो, इसको फॉर्मूला कॉपी में लिखना है और इसको याद रखना है, आपको हेल्प मिलेगी। इसको याद नहीं रखोगे तो हर बार इतना करना पड़ेगा, है ना। आप क्या करेंगे, आप सर आगे करेंगे। तो ये तो हो गया बेटा मिडिल टर्म, तो हमने कल पढ़ाया था, और मिडिल टर्म पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया आज दो क्वेश्चन हमने 2.5 पेज में सॉल्व किए, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, ये वाला मतलब ये वाला, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। अब चलते हैं इसमें आगे। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो पिछले वीक से, पिछले एक सप्ताह से आपके एपीपीएस में आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, डेली असाइनमेंट में मैं दे रहा हूँ। डेली असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, वो क्वेश्चंस, डेली असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ टॉपिक आपका होने का था, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डील कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप के हैं। मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो आप रियलाइज करोगे, मतलब अब डेली असाइनमेंट का आज जितना भी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, मेरी कोशिश है ये कि डेली असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन अब आप बना पाओ, क्योंकि एक टॉपिक रह गया था जिससे डेली असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन शायद ही हो पा रहे थे आपसे, लेकिन आप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले एक्चुअल मेथड मतलब स्कूल मेथड से मैं करूंगा सॉल्व, और फिर मैं कॉम्पिटिटिव वाली मतलब ऑब्जेक्टिव मेथड से भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। फाइंड द टर्म independent of x in expansion of and the expansion is given to you 3x square upon 2 minus 1 upon 3x whole power 9, 1 upon 3x whole power 9, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब समझिए भाई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हुआ ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं आता हो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसा टर्म जिसमें एक्स नहीं आता हो, ठीक है। मैं आगे चल के आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें हम ऐसा हाथ बांध के ये बता सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में कौन सा टर्म होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा,
उस तक पहुंचने के लिए पहले हमको इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में हम वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका तो ये था कि सब 9 का इंडेक्स है तो कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म। वो 10 टर्म को मैं लिख लूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, और ये देख लूं कि कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किस टर्म में एक्स नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दिस इज दी वेरी लेंदी प्रोसीजर, जो कि अभी तो मैं 9 दिया था, 9 की जगह 99 का इंडेक्स दे दिया। 99 का इंडेक्स का मतलब कितने टर्म्स हो जाएंगे, 100 टर्म। तो क्या आप 100 टर्म लिख के और हर टर्म को चेक करोगे कि कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स? ऐसे तो 3 घंटे में एक ही सवाल होगा, तो इतना लेंदी तरीका नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, 3 तरीके थे। एक तरीका आपके सामने मैंने अभी बताया, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब एक्सपैंड करके नहीं करना है, ये कभी भी नहीं करना है। ये पहला तरीका था जो हम कभी भी नहीं करेंगे। जितना इंडेक्स दिया है उतना पूरा खोल दो, खोलने के बाद 10 टर्म आएंगे, 10 टर्म को चेक करके बता दो कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है। ये नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन बता रहे हैं आपको दूसरी मेथड, जो कि स्कूल एग्जाम वाली मेथड है। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। सर क्या समझा रहे हैं आप बेटा? अब हम ये देख रहे हैं, हमको पता नहीं है, हमको टर्म पता करना है कि कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो हमने मान लिया कि जनरल टर्म इसका फ्री फ्रॉम एक्स है, तो हमने ये माना है लेट dr+1 is independent of x, मतलब r+1 टर्म x से इंडिपेंडेंट, ठीक है। r+1 टर्म क्यों लिखा? क्योंकि बेटा हर एक्सपांशन में अपन इसको लिख लेते हैं आसानी से, तो अपन इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। इस एक्सपांशन का r+1 टर्म लिख रहे हैं। तो नाउ क्या होता है बेटा जनरल टर्म? आपको बताया था फॉर्मूला जनरल टर्म का क्या होता है, NCR। फर्स्ट टर्म क्या है एक्सपांशन का, 3x² 2, उस पे पावर कितना लगेगा बेटा, 9 - r। और सेकंड टर्म विद साइन लिखना है, आपको पहले भी बताया, यही होता है जनरल टर्म। NCR a का पावर n - r b का पावर r। हाँ सही बोल रहे हो सर आप, यही होता है जनरल टर्म। क्लियर हो गया? सभी को समझ गया? हाँ सर ये समझ गया, ये जनरल टर्म हमने लिखा है, ठीक है। अब आपको इसमें एक और केवल एक काम करना है, हियर यू हैव टू फाइंड द नेट पावर ऑन x, यू हैव टू सर्च द नेट पावर ऑन x, x पे कितना पावर टोटल बन रहा है वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, मैं 9CR को नहीं छेड़ रहा हूँ, 9CR यहाँ पे 3/2 पे पावर कितना आएगा बेटा, उसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ। 3/2 पे पावर कितना है, 9 - r। x पे पावर कितना बनेगा सर, x पे 2 का पावर है और फिर 9 - r का पावर है, और हमको ये सिखाया गया है कि पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सर ये 2 9 - r से मल्टीप्लाई होके 18 - 2r बना। क्लियर बेटा? -1/3 पे पावर कितना है सर, -1/3 पे r का पावर है, और बेटा x पे पावर r है, नीचे है लेकिन 1/x पावर r है, तो जब वो ऊपर आएगा तो x पावर कितना हो जाएगा, -r। बोल दिया सबको? अब मैं x पे नेट पावर आपको बता रहा हूँ। भाई इसमें तो कहीं x नहीं है, इसमें भी कहीं x नहीं है, इसमें भी कहीं x नहीं है, x केवल 2 जगह पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। अपन ने पढ़ा है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो x पे नेट पावर कितनी आ गई सर, x पे नेट पावर आ गई 18 - 3 आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर ये आ गई। दिस इज द नेट पावर ऑन x, x पे नेट पावर है 18 - 3r, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, आपको क्या निकालना था सर, वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमको वो टर्म निकालना है जो फ्री फ्रॉम x है। हमने क्या माना है, हमने माना है कि जनरल टर्म फ्री फ्रॉम x है, ठीक है।
अब ये फ्री एक्स से फ्री होना चाहिए, एक्स से फ्री होने के लिए एक्स पे पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। सो इस टर्म को फ्री फ्रॉम एक्स बनने के लिए जो आपने एक्स पे नेट पावर निकाला है 18 माइनस 3r, इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो बेटा r का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, r का वैल्यू 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। और जब बेटा r का वैल्यू 6 आ गया तो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स कौन सा हो जाएगा, 7th टर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर T7 इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। खत्म हो गया। ये पूछा था आपसे कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। सो करेक्ट आंसर इज 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का 7th टर्म जो होगा वो फ्री फ्रॉम एक्स होगा। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज टेक दी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं पिछले एक वीक में, अब आप सारे ट्राई करना। और इसमें अभी फिलहाल कोई डाउट है आपके मन में? सर मैंने फर्दर सॉल्व भी कर दिया। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, है ना। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हो ये सकता है आपको दो चीजें पूछ सकते हैं कि या तो आपको टर्म पूछ लें या फिर हो सकता है टर्म का वैल्यू पूछा गया हो। कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स है, तो ये तो हमने पता लगा लिया कि 7th टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स है। अब हो सकता है ये कि आपको ऑप्शन में 7th टर्म ना देके 7th टर्म की वैल्यू दी हो, तो मैं वैल्यू भी निकाल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में आपसे बोल देते हैं कि फाइंड द टर्म। अब फाइंड द टर्म का मतलब ये हो गया टर्म की पोजीशन भी हो सकती है, और फाइंड द टर्म का मतलब टर्म की वैल्यू भी हो सकती है। तो अभी तो मैंने पोजीशन बताई कि 7वां टर्म जो होगा वो फ्री फ्रॉम एक्स होगा। अब इस एक्सपेंशन का मैं 7वां टर्म भी कैलकुलेट करना, जो अभी किसी बच्चे ने बोला कि सर हमने फर्दर इसको कैलकुलेट कर दिया, तो मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करके बताता हूँ। हम 7वां टर्म निकाल रहे हैं, तो बेटा 7वां टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, यही होता है ना r+1। और क्या लिखते हैं अपन फॉर्मूला, 9c6 फर्स्ट टर्म क्या था बेटा, 3x² 2 पे पावर कितना आएगा, 3 का। और सेकंड टर्म पे पावर बेटा कितना आएगा। अब इसको और कैलकुलेट करिए, 9c6 3/2 पे पावर 3। x नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि x पे नेट पावर 0 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख देते हैं, चलो आपकी। तो ये देखो x पावर 6 पूरा ही कट गया, क्योंकि ये जो टर्म है ये x से फ्री है, x आए ही नहीं। अब ये क्या हो गया बेटा, ये 9c6 हो गया, 3 पे पावर 3, नीचे 2 पे पावर 3, और यहाँ पे 3 पे पावर 6। अच्छा, 9c6 का वैल्यू 9c3 के बराबर होता है, ये तो आप जानते हैं। 9c3 कैसा होगा बेटा, 9 8 7 3 2 1, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर। अब जितना कुछ कट पिट रहा है ना, सबको काट पीट दो। सबको काटेंगे तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये 2 पावर 3 8 होता है, तो ये 8 से कट गया, है ना। फिर उसके बाद 3 3 जा 9। अब ऊपर जो है, ऊपर 3 पावर 4 है, नीचे 3 पावर 6 है। तो नीचे 3 पावर को कैलकुलेट कर लेना, 7/18 आ रहा है, देख लो 7/18 है, चेक कर लीजिए। सो अब हो सकता है ये कि आपको क्वेश्चन में या तो 7th टर्म बोला हो या 7th टर्म की वैल्यू पूछे। तो 7/18 भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, या फिर T7 भी ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन कि आपको टर्म की वैल्यू दी है कि टर्म की पोजीशन पूछी है, ठीक है। तो अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, ये फर्दर सॉल्व कर दिया मैंने। 7/18 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 7/18, ठीक है। चलते एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो थोड़ा सा अपने को और कोई डाउट है इसमें पूछो जल्दी से।
मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, अब अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व अपन यहाँ करेंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, द independent of x in expansion of 2x plus 1 upon 3x square पावर 9। देखो आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको 9c3 इंटू 8, दूसरा ऑप्शन दिया है 1792 बाई 3 सॉरी 9, थर्ड ऑप्शन दिया है 9c364, और लास्ट ऑप्शन दिया है 9c3 अपॉन 81, 9c3 अपॉन 81। विच ऑप्शन इज करेक्ट सर? ठीक है, आप बोलिए। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन करा है उसका लास्ट थर्ड स्टेप में 9c3 कैसे क्या आ गया? 933 ये हाँ 936 बेटा 933 के बराबर होता है, इक्विडिस्टेंस टर्म पे ना। अच्छा, हाँ हाँ ठीक। अभी भी कंफ्यूजन हो तो ये देख लिया करो भाई, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। मतलब ये बात को आप इसको समझने के लिए एक बात यहाँ नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये कैसे लिखा था यहाँ पे, NCR बराबर NCN, ये है वो बात, ठीक है। इसको आपने हाईलाइट करना, NCR बराबर NCN। अब जैसे NCR मतलब 9C6 की है, तो इसको 9C9 माइनस 6 है। अब ये बेटा क्वेश्चन है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमको वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैं अभी आपको क्या बताया था ना, अपने पास अभी समय दिख रहा है, तो मैं आपको अभी ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा ना कि अपन इसको देख के बता देंगे कि कौन सा टर्म इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ है। वैसे तो यहाँ भी 9 का इंडेक्स है, तो एक तरीका ये है कि 10 टर्म है, खोल दो पूरा, 10 टर्म में पता कर लो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट। तो अपन वो नहीं करेंगे, अपन स्कूल वाली मेथड लगाएंगे जो अभी बताया था, तो एक बार वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमने मान लिया, सबसे पहले आप ये मानोगे स्कूल एग्जाम में, लेट TR+1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ, देयरफॉर यदि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो बेटा क्या होगा, TR+1 निकालेंगे अपन। अब अपन R+1 टर्म लिखते हैं, तो क्या होता है बेटा उसका फॉर्मूला NCR, फर्स्ट टर्म क्या है और सेकंड टर्म क्या है, ठीक है, 1/3x²। अब बनाओ x पे नेट पावर, x पे नेट पावर बनाते हैं, तो क्या आएगा बेटा 9CR 2 पे पावर 9 माइनस R, x पे पावर 9 माइनस 1/3 पे पावर R और x पे पावर माइनस। क्या बन गई नेट पावर 9CR 2 पावर 9 माइनस R 1/3 पावर R, x पे पावर कितना आ गया 9 माइनस 3। अब आपका बेटा 9 माइनस 3R 0 होगा, तो R का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। तो देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा होगा बेटा, फोर्थ टर्म होगा, और फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है 9C3 फर्स्ट टर्म पे पावर 6 और सेकेंड टर्म पे पावर 3। तो व्हेन वी कैलकुलेट 9C3 अभी कैलकुलेट किया था, हमने यहाँ पर
9 8 7 बटा 3 2 1 3 3 जा 9 2 4 जा 8 तो 3 4 और 7 12 84 है 96 सही है ना 96 है so this is 96 into 2 power 6 x power 6 1 upon 3 power 3 x power 6 पूरा कट जाता है आ गया 3 से कैंसिल कर देना तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले तीन बार 3 32 हो गया यार आएगा नहीं ये भी नहीं बनता पावर 11 हो रहा है 3 से कुछ और कैंसिल होगा कुछ और बढ़ेगा 9 अपॉन में आ गया ऑप्शन में दे रखे हैं स्ट्रेटजी में 93 को सिंप्लीफाई नहीं करता 93 सिंप्लीफाई नहीं करते हैं अपन ऑप्शन मैच कराना है अभी तो बस सर 56 है क्या आंसर 56 ऑप्शन में नहीं है ना हाँ सर 192 अपॉन 9 आ रहा है क्या बोले बेटा 192 अपॉन 9 आ रहा है 192 अपॉन 9 1792 क्यों दिया है ऑप्शन देखो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक देखो तो नहीं लग रहा है एक्सरसाइज सर आंसर क्या है कैलकुलेशन ही है थोड़ा बहुत देख लो इधर उधर करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 60 आंसर तो इसमें 1792 सेकंड ऑप्शन दिया 9 तो बन रहा है लेकिन ये 1792 नहीं आता है ये 64 into 32 मतलब ये कितना हो गया 2048 हाँ 2 पावर 11 हो गया 2048 बन रहा है तो मैं एक 93 को कैलकुलेट कर लेता हूँ 3 की वैल्यू 84 आती है हाँ आ गया सर वही गलती किया मैंने सर मेरा आ गया वो सेकंड ऑप्शन हाँ 84 आता है ये 96 नहीं आता ये गड़बड़ लिखा है बस ठीक है और कुछ नहीं करना इसको 84 लिख लेना और बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 84 है ये 2 पावर 6 है नीचे 27 27 को 3 से कैंसिल करोगे 28 से ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1792 अपॉन 9 बस वो कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने किया था 93 का वैल्यू 84 आता है ठीक है तो कैलकुलेशन सही कर लेना हो गया ये नोट कर लो सेकंड ऑप्शन तो अब या तो आपसे बेटा क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 दिया होगा और 4 नहीं दिया होगा तो फिर वैल्यू पूछी होगी ठीक है सो नोट कर लीजिए इसको ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आई होप अब ऐसे क्वेश्चन आपको काफी सारे वहां पर दे रखे हैं तो आप जरूर बनाइएगा और अब पेज नंबर 4 पर चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 सर हाँ बोलो बेटा एक क्वेश्चन था सर बोलो सर मैं कल सोच रहा था क्वेश्चन सॉल्व करते ये क्रॉस चेकिंग से नहीं हो सकता क्या वैल्यूज डाल के नहीं
क्रॉस चेकिंग से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको फिक्स टर्म पूछी जा रही है ना, और यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बना रहे हैं। जिस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है, आप उसमें एक्स का वैल्यू थोड़ी कुछ डाल सकते हो, क्योंकि आपने यदि एक्स की जगह मान लो 1 भी डाल दिया तो पूरे एक नंबर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू इसमें नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन क्रॉस चेकिंग से नहीं होते हैं, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये फिक्स कर दिया है, 9 का इंडेक्स डाल दिया तो फिक्स हो गए कि 10 टर्म होंगे। अब 10 टर्म में वो ये भी सकता है, ये भी जरूरी नहीं है, एक बात और समझ लें, ये भी जरूरी नहीं है कि 10 टर्म में, ये भी जरूरी नहीं है कि 10 टर्म में कोई ना कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। कहने का मतलब ये हो सकता है कि 10 के 10 टर्म में एक्स आ जाए, है ना। तो ये आप क्रॉस चेकिंग इसमें नहीं कर सकते हो, इसमें आपको फर्दर सॉल्व क्रॉस चेकिंग में, क्योंकि आप कोई नंबर डालोगे तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, और कोई डाउट बच्चे को, जो भी मन में आपके सवाल आ रहे हैं उनको पूछ लीजिए। कोई डाउट है क्या सर? बोलो। सांगा कोई कुछ बोलना चाह सर रहा है, एक से आवाज नहीं आ ज्यादा इंडिपेंडेंट टर्म्स हो सकती है? नहीं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट टर्म नहीं, एक ही टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट, और वो भी जरूरी नहीं है वो हो भी सकता है और नहीं। तो मतलब कहने का आर का वैल्यू एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी आर के। कहने का मतलब एक ही टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक भी टर्म ऐसा ना हो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। तो इसलिए एक से ज्यादा नहीं होता है, एक ही होता है, मैक्सिमम एक। चले आगे। तो अब देखिए, आपने जो क्वेश्चन बनाए अभी, इनमें ये भी हो सकता है कि आपको हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं पूछते, वो ये भी सकता है कि आपको एक्स का कोई पावर कंटेन करने वाला टर्म पूछ लें। जैसे एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर 2। अभी अपन क्या निकाल रहे थे, द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर 0, क्योंकि एक्स पावर 0 का मतलब ही हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। एक्स पावर 0 का मतलब हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो आपसे बेटा क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, हमेशा ये थोड़ी पूछेंगे कि वो टर्म बताओ जो फ्री फ्रॉम एक्स है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो टर्म बताइए जो एक्स पावर 2 को कंटेन कर रहा हो। मतलब ये जो क्वेश्चन आपने अभी किए, इन दोनों क्वेश्चन में आप एक्स की कोई पावर को कंटेन करने वाला टर्म भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मेरी आवाज आप ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने रख रखा हूँ। हेडिंग हमारी ये है, टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर टर्म, to determine a particular term in expansion of x power alpha 1 upon x power beta whole power n। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए। To determine a particular term in this expansion, x पावर अल्फा प्लस या माइनस, कोई भी एक साइन एक बार में आपको देंगे, या तो प्लस देंगे या फिर माइनस देंगे, 1 अपॉन एक्स पावर बीटा होल पावर n। इस एक्सपांशन में यू हैव टू फाइंड
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सॉरी पर्टिकुलर टर्म, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही हो, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4 को कंटेन करने वाले भी टर्म। तो कोई भी पर्टिकुलर पावर ऑफ एक्स यदि हमको निकालना है तो मैं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड आपको अभी बता, देखिए 3 मेथड है। एक मेथड तो हम यूज नहीं करेंगे कि हम पूरा एक्सपैंड करके जो पूछा गया है वो सर्च करें, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये हम नहीं करेंगे। दूसरा मेथड स्कूल एग्जाम में आपकी मजबूरी है, यदि स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो मेथड मैंने आपको अभी बताई, क्या कि हम मान लेते हैं r+1 टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म, फिर हम r पे नेट पावर निकाल के, सॉरी x पे नेट पावर निकाल के उसको 0 से इक्वेट करके, 2 क्वेश्चन में मैंने किया, उससे हमको r पता चल जाता है, उससे हमको r पता चल जाता है। तो मैंने आपको 4 स्टेप में वो r निकालना सिखाया कि सबसे पहले हम tr+1 लिखेंगे, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x पे नेट पावर निकालेंगे, और वो x पे नेट पावर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, सो वी गेट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। इस तरीके से हम टर्म पता कर लेते हैं। अब मैं उस क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चन के लिए और ऐसे कई सारे क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसमें आप वो 4-5 स्टेप सेव कर लोगे, मतलब आप ऐसा देख के बता दोगे कि कौन सा टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। उसके लिए ध्यान से फॉर्मूला समझिए। आपने हेडिंग में क्या डाला है, पर्टिकुलर टर्म। पर्टिकुलर टर्म मतलब कोई भी एक्स की पावर वाला टर्म आपको जैसे निकालना। तो हमने मान लिया जैसे लेट एक्स पावर एम हमको निकालने को बोला है कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर एम। अब एम आपका कुछ भी हो सकता है, एम 0 भी हो सकता है, एम 1 भी हो सकता है, एम 2 भी हो सकता है, एम कुछ भी हो सकता है ना। तो लेट एक्स पावर एम अकर्स इन tr+1n। यही मेथड का भी स्टेप था, जो भी टर्म निकालना होता था अपन यही मान लेते थे कि r+1 टर्म में लाई कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड में यही सिखाया था आपको अभी, कि आपको जैसे पूछा था कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग x पावर 0 या फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम सबसे पहली लाइन यही लिखते थे कि लेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बी tr+1। अब हमको पूछा है कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग x पावर 2, तो भी हम क्या मानेंगे, लेट tr+1 इज द टर्म कंटेनिंग x पावर 2। हर जगह यही मानते, तो यहाँ भी हमने यही माना। अब हमको x पावर m निकालना था। अब अपन क्या करते थे सब्जेक्टिव मेथड में, मेथड हमारी ये थी कि अब हम tr+1 लिखते थे, x पे नेट पावर निकालते थे। वो x पे नेट पावर को अपन m से कंपेयर करेंगे, जो भी पूछा है। यदि हमको x पावर 0 पूछा था तो हम 0 से कंपेयर करेंगे, यदि हमको x पावर 2 पूछा है तो हम 2 से कंपेयर करेंगे, यदि हमको x पावर 10 पूछा है तो हम 10 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमको पिछले 2 क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म पूछा था, मतलब टर्म फ्री फ्रॉम x पूछा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा था, तो हम 0 से इक्वेट कर रहे थे। लेकिन उसी में हमको टर्म कंटेनिंग x पावर 2 पूछा होता तो हम 2 से कंपेयर कर रहे होते, है ना। तो tr+1 आप निकालोगे, उसको फर्दर सॉल्व करोगे, x पे नेट पावर निकालोगे, वो नेट पावर को इससे कंपेयर करेंगे m से। जैसे ही नेट पावर को m से कंपेयर करोगे आपको r मिल जाता है। लेकिन अब मैं आपको इतने स्टेप से बचा रहा हूँ, ये r निकालने के लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला ये है कि इफ x पावर m अकर्स इन tr+1 टर्म, देन ये r कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। r बराबर होता है बेटा जी n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डन। यहाँ पर सीधा आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा या कौन सा टर्म x पावर 2 को कंटेन करने वाला होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये वाला टर्म ऐसा लिखा है और ये टर्म 1 में लिखा हुआ है, ये टर्म 1 में लिखा हुआ है। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हमेशा जो सेकंड टर्म है उस पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर वाली लेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। तो बेटा ये फॉर्मूला है। सर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा सर एन क्या है, एन ये लगाओ। एन भी क्वेश्चन से मिलेगा,
अल्फा भी क्वेश्चन से मिलेगा, बीटा भी क्वेश्चन से मिलेगा, सर एम क्या है, एम भी क्वेश्चन से ही मिलेगा, सब कुछ क्वेश्चन में दिया, बस वो सब यहाँ पे डाल दो एंड यू गेट योर आंसर। समझ गया फॉर्मूला? अब फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका जैसे मैंने याद रखा है, क्या करने का, ये एन को अल्फा से मल्टीप्लाई करने का, एन अल्फा माइनस एम, एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाय अल्फा। आप इसको 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इससे अपना उतनी पूरी मेहनत बच जाएगी, उतनी पूरी मेहनत बच जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे आपने अभी क्वेश्चन क्या किया था, मैं दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन ये था ना मेरा, term independent of x, क्या था एक्सपेंशन, पहले वाले क्वेश्चन का ये था ना बेटा, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x पावर, यही था, ठीक है। हाँ सर यही था। अब आप बताओ, इसमें ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, सबसे कंपेयर करो, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 1 है, एन कितना है, 9 है, और एम कितना है बेटा, हमको इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब एक्स पावर 0 चाहिए, एम कितना है, 0, डाल दो डायरेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, एन अल्फा कितना है, 18 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1, आ गया बेटा, ये आया था उस क्वेश्चन में भी, 7 टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, ये है वो शॉर्टकट फॉर्मूला। लेकिन ये आप स्कूल एग्जाम में यूज मत करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन जो अपन कर चुके हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन ने क्या लिए थे सर, अगला लिए था आपने, फिर से इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन जैसा आपका 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर पावर 9, ठीक है। इसमें भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना था, तो आप सबसे पहले कंपेयर करके अल्फा बीटा एन लिख लिया करो। अल्फा कितना है बेटा इसमें, सर अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा कितना है यहाँ पर, बीटा 2 है, एन कितना है, इंडेक्स 9, एम कितना है बेटा, क्योंकि हमको एक्स पावर इंडिपेंडेंट निकाल के एक्स पावर, अब अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन अल्फा 9 है माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो आया था 3, हो गया डाउन। तो ये देखो, इससे डायरेक्टली, और ये आप जो 1-2 क्वेश्चन में अप्लाई करें, अब आप वहीं ओरली कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे ये टर्म आएगा तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए, तो 9 2 जा 18, 18 माइनस 0 अपॉन 3, ओरली कैलकुलेशन करते हो तो 18/3 6 आ जाएगा डायरेक्ट, इतना भी कैलकुलेशन बच जाएगा। तो वही मैं आपको बोला था कि आप केवल क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि कौन सा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स होगा, या जो भी पर्टिकुलर पावर आपसे पूछी है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और अब आप अपने सारे क्वेश्चन मेरा ट्राई करना, पिछले वीक में जो मैंने दिया आपको, आपसे सब, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, सब आप बना सकते हो, ठीक है। इतना बस ध्यान में रखें। चले पेज नंबर 5। बहुत सारे क्वेश्चन तो जनरली टर्म में, जैसे ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में आपको, जैसे ये बेटा क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x
power 32 in expansion of x power 4 minus 1 upon x power 3 whole power 15। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसके ऑप्शन में। ऑप्शन है कि बेटा 15C5, 15C6, 15C4, 15C7, ये इसके ऑप्शन। ठीक है, अब क्या करना है, भावित पाटिल आंसर भी कर दिए, करेक्ट आंसर, भावित पाटिल का आंसर भी आ गया। तब आप इतना स्पीड मेंटेन कर सकते हो। We have to find बेटा टर्म इंडिपेंडेंट, टर्म कंटेनिंग x पावर 30। तो सीधा हम टर्म बता सकते हैं बेटा, अपन r निकालेंगे। r के लिए फॉर्मूला क्या है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो गया। सबट्रैक्ट क्या करोगे, 32 और अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, 7। सर r इक्वल टू 4। r का वैल्यू बेटा 4 आएगा, और r का वैल्यू 4 आ गया तो टर्म कौन सा होगा, therefore term सर थर्ड ऑप्शन तो containing x power 32 is t4 plus 1, मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा इट इज फ्री फ्रॉम। अब जब आप फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करते हो तो बेटा 15C4 ही बनता है, क्योंकि फिफ्थ टर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15C4 फर्स्ट टर्म पे पावर 11 और सेकेंड टर्म पे पावर। अब आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये x पावर 44 और ये x पावर 12 बनेगा। अब जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x पावर 32, तो x पावर 32 का कोएफिशिएंट कितना आता है, 15C4। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने सही सही आंसर दिया। सो अब ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं पिछली शीट में, तो सारे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक छोटी सी थ्योरी जो भी होने की रह गई थी आपकी, ठीक है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उनको ट्राई करिएगा अपनी शीट्स में से। सर हाँ बोलो। सर कहाँ से क्वेश्चन ट्राई करने हैं? एपीपीएस दिया था ना आपको पिछले वीक में, पिछले वीक के जो एपीपीएस थे ना, जो सॉरी डेली असाइनमेंट है ना, वो डेली असाइनमेंट में ये टॉपिक के क्वेश्चन थे और ये टॉपिक मेरे को भी बताने का था, है ना। अब मैंने बता दिया तो आप उससे क्वेश्चन ट्राई करना। बाकी डेली असाइनमेंट अब आपका अभी आएगा रेगुलर, आज से, कल एक गैप हो गया, ठीक है। और दूसरा, कल भी आपको एक 25 क्वेश्चंस का एक एपीपीएस मिलेगा, कल वेडनेसडे है, अपना टर्न है, ठीक है, तो कल भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और बाकी आपको बेटा जो बुक परचेज करने को बोला है वो आप परचेज कर सकते हो, उससे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, है ना। बीपीएम का बुक नहीं मिल रहा हो तो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ले लो, एररलेस करके बुक आती है, ठीक है ना। वो भी नहीं होगा तो एमएल खन्ना का बुक ले लो, कोई ना कोई एक बुक तो मिल जाए, तो कोई एक बुक जरूर परचेज कर लो, ठीक है। जितने नाम मैंने लिए उनमें से ले लो, ठीक है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, आरडी शर्मा भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो खास तौर से जेई के लिए ही लिखते हैं, आपको वो बुक लेने हैं। इनमें से कोई बुक एक बुक जरूर परचेज करो, ठीक है। ठीक है निशिका, निशिका क्लियर है तुम्हारा डाउट? निशिका क्लियर है? यस सर। चलिए, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, कल अपन थ्योरी को इसमें और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। सर कैन यू प्लीज रिपीट द नेम्स ऑफ बुक? बेटा पलक, एक तो है, मैं लिख देता हूँ, एक तो बुक है आपकी एररलेस करके, एक आता वीपीएम, विशाल प्रकाशन मंदिर,
लेस करके होगा। शारोन पेई के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो उसमें से और उसको ट्राई कर लें। ठीक है पलक? तो चलिए, सर। तो बाय एवरीवन। हाँ बोलो, सर क्वेश्चन डाउट था कौन बोल रहा है? सर प्लीज साइड। सर मैं हम्म? सर भावेश क्लास वहाँ पूछना बेटा, ब्रांच में आऊंगा तो मैं। सर एक हिंट दो बस सिर्फ, मैं बाकी तो कुछ कर लूंगा। बताओ। If P denote the fraction part of a number P, then 3 power 200 upon 8 is equal to। तो फ्रैक्शन पार्ट निकाल लो।